नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे बैगन की फसल में जो फ्रूट बोरर और सूट बोरर आता है उसके बारे में, जो निदान हम कर सकते हैं, उसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके जैविक नियंत्रण और उसके रासायनिक नियंत्रण के बारे में आज संपूर्ण चर्चा हम करेंगे इस वीडियो पर। हालांकि इस साल अगर देखा जाए तो ना ही जैविक नियंत्रण काम पड़े हैं इसमें और ना ही रासायनिक नियंत्रण। हमारे एरिया पर जितने भी बैगन के जो भी प्लाट थे तो उनकी स्थिति ये है दोस्तों कि जिन लोगों ने जुलाई के महीने से पहले जिनने भी लगाया था बैगन और कुछ बाद में जो लगा बैगन था उस पर फ्रूट बोरर और सूट बोरर कंट्रोल नहीं हो पाया। हमारे खुद के प्लाट पर भी बैगन का जो फ्रूट बोरर सूट बोरर है वो कंट्रोल नहीं हो पाया था। हमारी जो टीपी थी वो लगभग जून के महीने की थी और हमने कुछ हार्वेस्टिंग इसमें ली और इसके बाद रेट भी 5 रुपये 6 रुपये केजी आ गए और फ्रूट बोरर सूट बोरर इतना परेशान हमें कर दिया कि हमें अपनी फसल को कटिंग करवानी पड़ी इसकी। तो हमने इसको क्या किया कि इसमें कटिंग करवा दी, यानी इसकी बडिंग करवा दी और बडिंग करने के बाद लगभग 15 दिन हो गए अभी। और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें बढ़िया उलहन इसमें आ चुकी है। ठीक है, इसमें नई जो कोपलें हैं वो आ चुकी हैं और इसमें फ्लावर भी अब आ चुके हैं। लगभग 15 दिनों में हो सकता है इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाए। तो आज तुम यही जानने की कोशिश करेंगे, कुछ रासायनिक हम उपचार बताएंगे आपको, कुछ जैविक उपचार भी बताएंगे। राकेश साहू आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की, आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी आपको जानकारियाँ दी जाती हैं यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए एक जानकारी जुटाने में, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं आपको एक वीडियो हम प्रोवाइड कर पाते हैं। इसलिए यदि हमारी मेहनत से आप संतुष्ट हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की जो भी आपकी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। दोस्तों सबसे पहले हम समझें कि बैगन की जो फ्रूट बोरर और सूट बोरर है वो काम कैसे करता है, उसकी जो क्रियाकलाप है वो क्या होती हैं, वो कैसे हमारी फसल को इफेक्ट करता है। तो उसको समझने के लिए हमें उसकी जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है, उसको समझना पड़ेगा। तो लाइफ साइकिल दोस्तों ये है कि एक उसका एडल्ट होता है जो कि नर मक्खी और मादा मक्खी होती है हमारी। तो जो मादा मक्खी होती है वह अंडे देती है कहाँ, पौधे पर जाकर। ऊपरी जो उसकी पत्ते होते हैं, जो नाजुक पत्ते होते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा काले काले छोटे कलर के आपको अंडे उसके दिखाई देंगे। वो जो अंडे हैं आपका फिर बाद में जाकर इल्ली का रूप लेती हैं और वह जो इल्ली है फिर आपकी, चाहे वो उसकी जो डालें हों बैगन की और चाहे फिर वो उसके फल हों, वहाँ पर जो है अंदर अपना जीवन यापन करती है। और फिर जब वो उसका समय हो जाता है 8 से 10 दिनों के बाद फिर वो निकलती है और नीचे ज़मीन पर जाकर सुप्त अवस्था में चली जाती है। सुप्त अवस्था यानी कि कोसावस्था जिसे हम बोलते हैं। तो वो जो कोसावस्था है वहाँ पर जाने के बाद लगभग 10 से 15 दिन उसे लगते हैं और इसके बाद फिर एक नया एडल्ट तैयार हो जाता है। तो सीधी सी बात यह है कि आप को सबसे पहले अंडे कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, इसके बाद जो इल्लियाँ आपको दिखती हैं उससे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और तीसरा, जो उड़ने वाले पतंगे हैं उनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जो कोसावस्था होती है उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उस पर किसी भी प्रकार की दवा का असर नहीं पड़ता है। तो ये आपने समझ लिया। तो समझने वाली बात दोस्तों ये है यहाँ पर कि आपको ऐसी दवा का स्प्रे करना पड़ेगा जिसमें अंडे आपके ख़राब हों। दूसरा, ऐसी दवा का स्प्रे करना पड़ेगा जो कि आपकी इल्लियों को कंट्रोल करें। और तीसरा, ऐसी दवा का स्प्रे आपको करना पड़ेगा या ऐसे आपको जुगाड़ बनाने पड़ेंगे, आपको ऐसी क्रियाकलाप आपको करनी पड़ेगी ताकि जो फिपलियाँ हैं वो आपकी कंट्रोल हो जाए। तो अगर हम देखें तो जो एडल्ट हैं, जो उड़ने वाले पतंगे होते हैं, वो दवा पर उतने कंट्रोल नहीं होते हैं। तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज अगर समझें तो जो फेरोमोन ट्रैप हम लगाते हैं, आपने देखा होगा हमारे प्लाट पर फेरोमोन ट्रैप लगे हुए हैं। और इन फेरोमोन ट्रैप की मदद से हम क्या करते हैं कि वहाँ पर नर मक्खी की गंध जो होती है, अंदर जो ल्यू होता है उसका, वहाँ पर नर मक्खी की गंध होती है। उस मक्खी की गंध को अटैक होकर वो हमारी जो मादा मक्खी है वहाँ पर जाती है, अंदर वो ट्रैप हो जाती है, यानी कि वहीं पर फंस जाती है। तो उसकी जो प्रजनन प्रक्रिया है वहाँ पर बाधित होती है और नई जो इल्लियाँ हैं वो तैयार नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए हमें ट्रैप लगाना पड़ेगा। और रात में के समय में यदि हम दवा का स्प्रे करते हैं, ऐसी दवा का जो कि कॉन्टैक्ट पॉइजन हो, यानी कि टच करने के बाद ही वो वहाँ पर उसका इफेक्ट हो जाए, तो वो ख़त्म हो सकते हैं। दूसरा, फिर हम देखें तो इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसी दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि एक तो सिस्टमेटिक हो और कॉन्टैक्ट भी हो, यानी ऊपर अगर दिखाई दें वो वहाँ पर, तो ऊपर से इल्लियाँ मरें। और दूसरा, जो अंदर यानी कि जैसे आपके बैगन की डाल के अंदर जो घुस गया है, तने के अंदर जो घुस गया है बोरा, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको सिस्टमेटिक दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बात हुई। दूसरा, अंडों के लिए आपको इसमें दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अंडों के लिए आपको ऐसी दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि अंडों को भी
ख़राब पड़े। तो इस तरीके से हमें दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपने इस बात को समझा कि हम कैसे फूड बोरर को कंट्रोल कर सकते हैं। हालाँकि देखने में दोस्तों ये आया है इस साल जब गर्मी ज़्यादा होती है ख़ासकर, और इस साल तो बहुत ही समस्या है, चाहे वो टमाटर का हो, चाहे वो बैंगन का हो, सभी फसलों पर इस साल जैसा मौसम जो ख़राब रहा वो शायद ही कभी हमने देखा हो। अभी की स्थिति पर टमाटर के किसान भाई जितने भी बहुत परेशान हैं ब्लाइट से, और वैसे ही बैंगन की जो फसल है वो पूरी समाप्त हो चुकी है, जो बरसात में भी लगी हुई थी। अभी जो लगेगी वो एक बात अलग है। लेकिन इतनी गर्मी, इतने टेम्परेचर में किसी भी दवा का जब उपयोग करते हम तो वो उतना रिस्पॉन्स नहीं देती जितना उसे देना चाहिए। तो टेम्परेचर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है दवा में और हमारा ये फूड बोरर और सूट बोरर को कंट्रोल करने में। इसलिए हमने इसको कटवाया था, और कटने के बाद हमने सोचा था कि शायद बाद में हम इसको कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि जगह स्पेस कम रहेगी तो उसमें दवा भी कम लगेगी, और दूसरा उसके मार्केट पर रेट भी नहीं थे, इसलिए हमको उसको कटवाना पड़ा। अब इसमें नई उलहन आई है, शायद फिर हम इसमें हार्वेस्टिंग ले पाएँ। तो हम कुछ आपको कॉम्बिनेशन बताएँगे। तो सबसे पहले हम लोअर मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करेंगे जो कि रेट में भी कम होते हैं। तो उसमें हम देखें तो प्रोफेक्स सुपर, जिसमें कि प्रोफेनो प्लस साइपर होता है, उसका इस्तेमाल आप करेंगे स्प्रे पर। तो आप देखेंगे उसमें अंडे भी डिस्ट्रॉय होते हैं, और दूसरा इल्लियाँ भी उसमें मरती हैं, और जो एडल्ट हैं वो भी कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी तीनों प्रकार की दवा का कॉम्बिनेशन आपका हो जाता है। आप चाहें तो इसमें इमामेक्टिन अगर और साथ में मिलाते हैं तो आपका रिजल्ट और भी बेहतर इसके मिल सकते हैं। दूसरे कॉम्बिनेशन की यदि हम बात करें तो इसमें हम कैल्डान लेंगे, जिसमें कि कटाप हाइड्रोक्लोराइड होता है 50% WP फार्म पर। ठीक है, उसको हम ले सकते हैं 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। वहीं इमामेक्टिन बेंजोएट की मात्रा हम 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो इसमें इल्लियाँ भी आपकी कंट्रोल होगी, और जो उड़ने वाले पतंगे हैं कैल्डान से वो भी समाप्त आपके हो जाते हैं। प्रोफेक्स सुपर की जो मात्रा है 200 लीटर की टंकी पर आपको 40 ml लेना पड़ेगा, और वहीं 20 लीटर की टंकी यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 40 ml इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रोफेक्स सुपर का। तीसरे कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो तीसरे कॉम्बिनेशन में एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लेंगे हम, उसमें डायपिल लेंगे जो कि सूमो टुमो कंपनी का आता है, और साथ में हम लेंगे सूमो पीलियो। ठीक है, सूमो पीलियो भी आपका सूमो टुमो कंपनी का आता है, और उसकी जो मात्रा है उसमें अगर हम देखें तो डायपिल की मात्रा 300 ml प्रति एकड़, और सूमो पीलियो जो है वो 400 ml प्रति एकड़ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 लीटर की टंकी पर इसका 10% हम लेंगे, यानी कि 30 ml हम लेंगे डायपिल, और 40 ml लेंगे हम सूमो पीलियो। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बाद भी यदि आपका मैनेज नहीं होता है तो फिर चौथे कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो मार्शल लेंगे हम FMC कंपनी का, इसकी मात्रा हम 400 ml प्रति एकड़ लेंगे, और साथ में हम डेलीगेट की मात्रा लेंगे 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये रहे दोस्तों आपके कॉम्बिनेशन कुछ जो कि आपके फ्रूट बोरर और सूट बोरर को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, एक और कॉम्बिनेशन आपको मैं और बता दे रहा हूँ, उसमें है किंग डॉक्सा जो कि आपका धरडा कंपनी का आता है, उसकी जो मात्रा है 200 ml प्रति एकड़ लेंगे, और साथ में आप किसी प्रकार के जो आपका रस्सू से कीट वाले जितने भी होते हैं, जैसे हम इस एसिटामिनोफेड वगैरह आप ले सकते हैं, एथामेथासम ले सकते हैं, या फिर इमिडाक्लोपिड भी इसके साथ में आप ले सकते हैं। तो ऐसी दवा का इस्तेमाल करें आप जो कि तीनों प्रकार से कंट्रोल दे। आपको साथ में ड्रिंचिंग भी करनी पड़ेगी, तो ड्रिंचिंग में आप चाहें तो इसके लिए जो साइपर है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आप देखेंगे कि जो महक और गंध के कारण जो, या फिर कुछ अंडे बचे हुए हैं वहाँ पर ज़मीन में वाले जो होंगे, तो वो भी आपके ख़त्म हो जाते हैं क्लोरोसाइपर के ड्रिंचिंग से। आप चाहें तो ड्रिप से भी चला सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो कार्बोफोरन की मात्रा भी 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से किसी भी खाद के साथ में, DAP है या फिर अन्य खादों के साथ आप जो है जड़ों के आसपास उसको बगरा दें, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो गंध होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है, उसके कारण भी फूड बोरर और सूट बोरर हमारा कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना कि हम कैसे जैविक रूप से आपका फूड बोरर और सूट बोरर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, रासायनिक जो स्प्रे हमने वो भी आपको 5 प्रकार के बताए हुए हैं। आपको यह जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके से खेती संबंधी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, और आपके एरिया पर टमाटर की फसल की क्या स्थिति है, आप अपना राज्य का नाम और पता और फसल की स्थिति क्या है वो हम ज़रूर लिखें, ताकि हम अंदाज़ा लगा पाएँ कि पूरे भारत पर टमाटर की फसल की स्थिति क्या है। क्योंकि इस समय किसान बहुत परेशान है टमाटर का, और उससे कुछ राहत मिले, हम अगर जानकारी हम देते हैं तो शायद उससे कुछ उसे जानकारी मिलने के बाद कुछ संतुष्ट हो वो, उससे क्या करना है, फसल को आगे चलाना है, नहीं चलाना है, क्या स्थिति रहने वाली है, टमाटर के भाव आगे क्या रहने वाले हैं, यह निर्णय लेने में उसे काफ़ी मदद मिलती है। इसलिए आप जो है अपने राज्य का नाम के साथ में आप फसल की स्थिति जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।